हम ब्लीडिंग के नाम से भी जानते हैं। ब्लीडिंग हम सब जानते हैं क्या होता है, रक्तस्राव को हम लोग ब्लीडिंग कहते हैं। यह टूटे हुए रक्त वाहिका से रक्त का स्राव निकलना होता है, जो कि अंदर या बाहर कहीं से भी हो सकता है। इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकता है। ठीक है, इसके कई प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है कैपिलरी ब्लीडिंग। कैपिलरी ब्लीडिंग में क्या होता है, ब्लीडिंग जो है स्टेडली होता है। स्टेडली यानी एक स्पीड से होता है और धीरे धीरे होता है, मतलब धीरे धीरे करके निकलता रहता है। स्टेडली मतलब निकलता रहता है निरंतर। वीनस ब्लीडिंग क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है कम प्रेशर में निकलता रहता है, रक्तस्राव जो है कम प्रेशर में निकलता रहेगा। आर्टीरियल ब्लीडिंग, आर्टीरियल ब्लीडिंग जो है कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। यह एक मतलब सीरियस प्रकार का ब्लीडिंग है, जिसमें कि ज़्यादा अमाउंट में ब्लड निकलता है कम समय में बहुत अमाउंट में ब्लड निकलता है, जो कि हमें मैनेज करने में भी दिक्कत होता है। ठीक है, प्राइमरी ब्लीडिंग, प्राइमरी ब्लीडिंग होता है जब ब्लीडिंग तुरंत निकले, जैसे कि उंगली कट जाने से या किसी इंसिशन के कारण। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्लीडिंग। जो हमने इंसिशन के समय या कोई कट होने के कारण हमारे शरीर से जो ब्लीडिंग निकली है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी ब्लीडिंग। नेक्स्ट है रिएक्शनरी या इंटरमीडिएट ब्लीडिंग, जो कि ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन शल्य क्रिया के दौरान फर्स्ट 24 आवर्स में जिस प्रकार का जो ब्लीडिंग होता है, उसको हम बोलते हैं रिएक्शनरी या इंटरमीडिएट ब्लीडिंग। ठीक है, जो फर्स्ट 24 आवर्स में शल्य क्रिया के दौरान मुख्यतः जो फर्स्ट 24 आवर्स में ब्लीडिंग होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट ब्लीडिंग। जैसे कि ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो, उसके 24 आवर्स में जो ब्लीडिंग हुआ, उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट ब्लीडिंग। सेकेंडरी ब्लीडिंग, सेकेंडरी ब्लीडिंग जो है किसी संक्रमण के कारण ब्लड वेसल्स के फट जाने के कारण जो ब्लीडिंग होता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्लीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है रिवील्ड या एक्सटर्नल ब्लीडिंग। रिवील्ड या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी बाहरी तौर पे ब्लीडिंग जो कि हमें दिख सके, किसी ओपन वुंड के कारण, किसी चोट के कारण जो ब्लीडिंग होता है, उसको हम बोलते हैं रिवील्ड या एक्सटर्नल। रिवील्ड यानी जो दिख रहा है, कंसील्ड जो छुपा हुआ है और आंतरिक तौर पे है, इंटरनल है, जो हमें दिख नहीं सकता है। ठीक है, जैसे बॉडी कैविटीज के अंदर, जैसे पेट में कोई अल्सर्स हैं या जो है जिसके कारण ब्लीडिंग हो रहा है, या कोई लॉन्ग टर्म एक्यूट या मेडिकल इलनेस, एक्यूट या क्रॉनिक मेडिकल इलनेस के कारण कोई ब्लीडिंग हो रहा है, उसको हम बोलेंगे कंसील्ड या इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, कारण है मल्टीपल ट्रॉमा। मल्टीपल ट्रॉमा यानी कि एक से अधिक चोट लगने के कारण। और दूसरा है हाईली वेस्कुलर एरिया में चोट के कारण। हाईली वेस्कुलर एरिया यानी जहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा है, वहाँ पर चोट लगने के कारण ब्लीडिंग हो सकता है, जैसे कि लंग्स है, लीवर है, स्प्लीन है। ठीक है, यहाँ पर अगर चोट लगता है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा तेज होता है। ठीक है, सर्जिकल या ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी के दौरान, सर्जिकल इमरजेंसी यानी कोई सर्जरी हो रही है और ब्लीडिंग हुआ। ठीक है, ऑब्वियसली जब इंसिशन है या कट है तो वो होगा। और ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी यानी जैसे किसी कंडीशन ऑब्स्टेट्रिक से जुड़े किसी, जैसे पोस्टपार्टम हैमरेज है, एंटीपार्टम हैमरेज है, हैमरेज इन सब कंडीशंस में जो ब्लीडिंग होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी। ठीक है, ऑब्स से रिलेटेड किसी कंडीशन के कारण ब्लीडिंग होना। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, बहुत अधिक उच्च रक्तचाप के कारण ब्लीडिंग होना। सेप्टिसीमिया, ब्लड में इन्फेक्शंस होने के कारण। कार्सिनोमा, कैंसर्स के कारण। ठीक है, कोई भी इंटरनल कैंसर है, कैंसर के कारण ब्लीडिंग होना। देन है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स यानी जैसे किसी में क्लॉटिंग फैक्टर्स कम होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स के कम होने के कारण उनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होता है। ठीक है, और भी कारणों से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, तो जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है उनको भी हैमरेज होता है। ठीक है, और इनके लक्षण क्या क्या है? रेस्टलेसनेस होगा, अर्ली अगर है तो रेस्टलेसनेस होगा, और बीपी कम रहेगा, पल्स रेट बढ़ा हुआ रहेगा, पैलर यानी पेल रहेगा, हमारा स्किन जो है पेल रहेगा, और बहुत प्यास लगेगा। ठीक है, सीवियर में क्या होगा? सीवियर में एक्सट्रीम पैलर होगा, पैलर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पेल स्किन हो जाएगा। ठीक है, पल्स रैपिड हो जाएगा और ज़्यादा प्यास लगेगी, यूरिन आउटपुट भी कम रहेगा।
और यदि इंटरनल ब्लीडिंग है किसी को तो ब्रूइजिंग होगा, ब्रूइजिंग यानी खून निकलना, ठीक है। और पेनफुल और टेंडर एरिया रहेगा, पेनफुल और टेंडर एरिया यानी पेनफुल दर्द रहेगा, और वॉमिटिंग, कफिंग ऑफ ब्लड होगा, वॉमिटिंग होगा, कफ में ब्लड निकलेगा, यही सब के सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसका हम कैसे पता लगाएंगे? हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, PTT एंड APTT टू चेक द क्लॉटिंग प्रोफाइल, ठीक है। PT यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT यानी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इन दोनों को हम चेक कर कर बता सकते हैं कि क्लॉटिंग प्रोफाइल कैसा है। क्लॉटिंग प्रोफाइल यानी ब्लड आपका क्लॉट करने का जो वो है तरीका है, क्लॉटिंग टाइम कितना है, ये सब चीज़ें हम पता लगा सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम से और एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम्स, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम से। इसके बाद हम ABG एनालिसिस कर सकते हैं परफ्यूजन को चेक करने के लिए। परफ्यूजन क्या होता है? हमारा ब्लड किसी टिश्यू के अंदर कैसे पैसेज हो रहा है उसको हम बोलते हैं परफ्यूजन। तो उसको चेक करने के लिए हम ABG कर सकते हैं। ABG क्या है? आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है। इसके अलावा हम CBC कर सकते हैं HB रिव्यू करने के लिए, HB आपका ठीक है कि नहीं ये देखने के लिए हम CBC कर सकते हैं। CBC क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। इसके अलावा हम RFT करेंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे, जिससे कि रीनल प्रोफाइल का हम पता लगा सकें कि यूरिन आउटपुट लेस है या डिमिनिश्ड है, इसका हम पता करने के लिए, रिव्यू करने के लिए रीनल प्रोफाइल भी कर सकते हैं। और हम इसमें उपचार में क्या क्या करेंगे? प्रेशर हम देंगे, ब्लीडिंग साइड में प्रेशर देंगे, और यदि पैर में चोट लगा है यानी एक्सट्रीमिटीज में कहीं चोट लगा है तो हम हार्ट लेवल के ऊपर उसको एलिवेट करेंगे, जिससे कि ब्लड फ्लो वापस हो सके और ब्लीडिंग कम हो। और उसके बाद हम प्रेशर बैंडेजिंग करेंगे। प्रेशर बैंडेजिंग क्या होता है? जहाँ पर भी हमें चोट लगी है उसके ऊपर हम प्रेशर के साथ बैंडेजिंग करेंगे। बैंडेजिंग आप लोगों को फर्स्ट ईयर में सिखाया गया है, टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग, उसमें आप देख लीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा प्रेशर बैंडेजिंग, ओके। और इंटरनल ब्लीडिंग है तो इंजर्ड एरिया को आप रेस्ट करेंगे, रेस्ट द इंजर्ड एरिया, ठीक है। रेस्ट राइस है इसका, ठीक है। और आइस या कोल्ड पैक एप्लीकेशंस कर सकते हैं इंजरी में, और कंप्रेशन दे सकते हैं इंजर्ड एरिया में, और एलिवेशन, ठीक है, यानी कि उठा सकते हैं, एलिवेशन ऑफ इंजर्ड आर्म या लेग, ठीक है। ये इंटरनल ब्लीडिंग के लिए नहीं है, नॉर्मली सबके लिए है, ठीक है। और वॉमिटिंग हो रहा है, वॉमिटिंग है तो क्या करेंगे? हम पेशेंट को है साइड्स में लेटा देंगे, जिससे कि उनका एयरवे जो है क्लियर रहे, ठीक है। समझ में आया सबको? क्लियर हो गया? राइस यानी कि रेस्ट द इंजर्ड एरिया, आइस से होगा, आइस या कोल्ड एप्लीकेशन करेंगे जिससे कि ब्लीडिंग कम हो जाएगा। और थर्ड है C यानी कंप्रेशन, कंप्रेशन ओवर इंजर्ड एरिया, जहाँ पर भी चोट लगी है वहाँ पर हम कंप्रेशन देंगे यानी प्रेशर देंगे। और E यानी एलिवेशन ऑफ इंजर्ड आर्म और लेग, यानी कि हम जहाँ पर चोट लगा है उसको एलिवेट करेंगे, उठाएंगे। और पेशेंट को हमेशा साइड्स पे लेटाएंगे, उनको सीधे नहीं लेटाएंगे बल्कि सुपाइन पोजीशन में ना देके साइड लाइन पोजीशन देंगे, जिससे कि उनका एयरवे जो है बिल्कुल क्लियर रहे, ठीक है।